अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 773-766-1416। और सोशल वेबसाइट पर आप हमारे तकरीबन 18 साल के प्रोग्राम सुन सकते हैं। आप गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com। सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानिश्वर, पॉलिटिशियन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सना ख्वां और कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है। हम अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में उनको लेकर आते हैं और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से हम भी फ़ायदा उठाते हैं और आप भी उठाएँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इलेक्शन के हवाले से बड़ा अहम है। हमने माजी में आपके सामने बहुत सारे लोगों को लेकर आए। इलेक्शन से पहले आफाक अहमद साहब थे, महमूद शाम साहब थे, महर साहब थे और भी बहुत सारे लोग थे। और आरिफ सिद्दीकी साहब ने खूबसूरत तज्ज़िया किया और बताया कि अब होने क्या जा रहा है। और हिस्टोरियन है। आज हमारा प्रोग्राम भी उन्होंने ज्वाइन किया है इलेक्शन के हवाले से। अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में उनको खुश आमदेद कहते हैं और उनकी आज की अहम मालूमात इलेक्शन के हवाले से सुनेंगे। अपने प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से है तौसीफ भाई? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। आरिफ सिद्दीकी साहब, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपने जो कुछ मेरे पास दो अहम क्लिप हैं आपके ने जो बातें की थी जनवरी 28 को, जो इलेक्शन से पहले नाजरीन बातें की गई थी, वो कितनी जी सच हुई जी। हैं, क्या क्या हुई थी बातें, हम आपको वो सुनाते हैं। इन द मीन टाइम हमारे साथ जुड़े रहिए और वो बड़े गौर से सुनिए। आरिफ भाई, आप भी सुनिए और अपने सामीन को भी हम सुनाते हैं जी, और लिसनर्स को भी। मैं एक बात और कर दूं कि देखिए, जो मैं बात करता हूँ कि जमात इस्लामी और हम्म पीटीआई, ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट की जमातें, हम्म जमात इस्लामी ने, ये अखबार की कटिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है सर? हम्म ये 1950 में 16 जून 1950 का अखबार उठाया। हम्म तो जमात इस्लामी जो है वो क्या कर रही है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रही है और नारा क्या लगा रही है कि हम जागीरदारी निजाम की हिमायत करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करते हैं। क्या कह रही है कि हम जागीरदारी जागीरदारी निजाम निज़ाम की की हिमायत हिमायत। का ऐलान करते हुए हम्म इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करते हैं। किस दिन का हम्म अखबार है? 16 जून 1950। 1950, जी अच्छा। ठीक है सर? हम्म अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे मैंने मेयर साहब की बता दी कि 2002 में क्या हुआ, 2001 में क्या हुआ, हम्म निकोलस खान की रिपोर्ट भी हो गई, ये कागज भी था। ठीक है सर? हम्म अब आ जाए आप तमाशा। अब हम्म ये जो आपको नजर आ रहा है ना कि जी जी साहब ये इलेक्शन होने जा रहा है और पीटीआई को बाइकाट करा दिया गया। हम्म कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई पार्टी का लीडर जेल में जाए और उसको हम्म जो है वो एक्सरसाइज करने की मशीन भी मिले, वॉकिंग करने के लिए जो है वो कमरों की जगह भी दी जाए, हम्म खाना भी रोजाना जो है देसी मुर्गी दी जाए, सब सारी हाँ, चीजें दुबई की कढ़ाई समझ आए? दी जाए। जी हाँ। जी। तो वो सारी चीजें, ये सारी चीजें स्टेट मुहैया करके दे रही है। हम्म अब अगर ये आपके साथ जाती कर रहे हैं हम्म तो यहाँ ये रिलीफ क्यों है? सही। इसका मतलब क्या है कि सामने कुछ और दिखा रहे हो हम्म और पीछे कुछ और। अच्छा, ये एग्जैक्टली एक पुराना स्क्रिप्ट है जिसको चला रहे हैं। हम्म ये कौन सा वो जो स्क्रिप्ट अक्सर है? आप कहते हैं हर 20 साल बाद एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, जी वही हाँ, कहानी वो है। वो स्क्रिप्ट कौन सा है? जी जी। वो स्क्रिप्ट है 1953 का, मौलाना मौदूदी का। हम्म मौलाना मौदूदी को जो है वो फांसी की सजा सुना दी थी। ठीक है? जी जी बिल्कुल। हाँ, फिर लाहौर में वो मार्शल लगा, सारा कुछ हुआ, तो वो हम्म फांसी की सजा सुनाई क्यों थी? हम्म वो इसलिए सुनाई थी कि ताकि जो जमात इस्लामी के फॉलोअर्स हैं हम्म तो वो पब्लिक के सामने एक अपर्चर दिया जाए ताकि पब्लिक की सिंपैथी जो गेन हो जाए, और सिंपैथी गेन होने के बाद जो है वो जमात इस्लाम में लिफ्ट कर जाएगी और फिर हमें जो कुछ करना होगा वो हम कर जाएंगे। ठीक है सर? हम्म तो जो उस वक्त मौलाना मौदूदी के साथ, यानी स्टैब्लिशमेंट की ए टीम के साथ, जमात इस्लामी के चीफ के साथ जो उस वक्त आपने खेल खेला था कि आपने सजा मौत सुना दी, फिर उसको 14 साल में कन्वर्ट किया और सारा कुछ, और हुआ कुछ भी नहीं मौलाना मौदूदी। ठीक है ना? जी जी। एग्जैक्टली वही कॉइन अब पीटीआई के इमरान खान के साथ खेला जा रहा है
कि पब्लिक के सामने ये कर दिया, फलाना कर दिया। मौलाना मौदूदी को भी ऐसी मनाहत हासिल थी, इनको भी सारी मनाहत हासिल है। तो जिन लोगों ने पिछला रिकॉर्ड रखा हुआ है ना कि जमात, तो नादरीन, आपने ये खूबसूरत सी मालूमाती गुफ्तगू जो आरिफ सिद्दीकी साहब ने जनवरी 8 को इलेक्शन से पहले की थी, ये आपने क्लिप में सुनी। अब इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आरिफ सिद्दीकी साहब, किस तरह देखते हैं आप इन इलेक्शंस को जो हुए? आवाम में बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है। हालांकि जब पिछले इंतखाबात हुए, इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म बने, 107 घंटे ताख़ीर से ऐलानात हुए, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि सही तरह जो रिज़ल्ट हैं वो सामने नहीं आ रहे। क्या कहेंगे इस बारे में जी? लेकिन तौसीफ भाई, मैं तो चीज़ों को जिस नज़र से देखता हूँ आपको पता है। जी जी। बात यह है कि जो कुछ पब्लिक को दिखाया जा रहा होता है ना, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लीग ऑफ नेशन के चार्टर में वाज़ेह तौर से लिखा है कि हम पब्लिक को दिखाएंगे, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो वो सिर्फ परसेप्शन होगा। तो जो चीज़ मीडिया में जितनी ज़्यादा प्रमोट की जाए ना, उसको, उस बात को उतनी आसानी से आपको समझ लेना चाहिए। अब आपने ये मेरे पिछले क्लिप जो प्रोग्राम किए वो दिखा दिया आपने, वो जुमला गालिबन आपने पूरा एक दिखाने से रह गया कि वो जिसमें मैंने ये कहा है कि इमरान खान को कुछ नहीं होगा। जी जी, ये बात आपने की देखी कि आरिफ सिद्दीकी साहब, आपने याद है कि उनको कुछ नहीं होगा जो कुछ हो रहा है। जी जी, कुछ नहीं होगा, ये सब ड्रामा है, सब लिखी हुई स्क्रिप्ट है। देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये इलेक्शन हुए, सारा कुछ आपने देखा नॉन पार्टी बेस्ड। जी जी। अब एग्जैक्टली ये नॉन पार्टी बेस्ड जो इलेक्शन है ना, ये 1985 में भी कराए गए। ठीक है, जब जिया का दौर था, सबसे पहले वो इन्होंने, देखिए मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे, ये 13 नवंबर 1984 के अखबार उठा लें आप, कि उस पर जिया साहब फरमारे कि इलेक्शन गैर जमाती होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप 16 जनवरी 1985 को उठाए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वफाकी काबीना ने सियासतदानों की नाअहली का फैसला वापस ले लिया। जो सियासतदान 1985 में वापस लिए थे, वो चार्जेस लगाए थे करप्शन वगैरह के, उनकी सियासतदानों की नाअहली का फैसला वापस ले लिया। आगे जरा गौर फरमाइए। और रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड, क्या कह रहा हूँ मैं? रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड सियासी जमातों का फर्क भी खत्म कर दिया गया। यानी जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पार्टीज थी, यानी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज और अनरजिस्टर्ड जो दूसरी थी, तो उन दोनों का फर्क भी खत्म कर दिया। इन अदर वर्ड्स, पॉलिटिकल पार्टी एक्ट को आपने कॉर्नर कर दिया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। अब सवाल ये है कि ऐसा आप किस वक्त पॉलिटिकल पार्टी एक्ट को जो है वो एक्टिव करते हो, किस वक्त नॉन एक्टिव करते हो, ये बात समझ नहीं। देखिए बात यह है कि असल में, अच्छा फिर एक और बात बताऊं, इसमें जिस वक्त ये सदर और वजीर आजम हल्फ लेंगे ना, जी, ये हल्फ उठाएंगे जॉइंट पार्लियामेंट में, यानी सेनेट और कौमी असेंबली जो है वो इनसे हल्फ लेगी। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। हाँ, मतलब वो पिछली रिवायत जो है ना वो नहीं होगी, उससे हटके क्या होगी, पार्लियामेंट इनसे हल्फ लेगी। क्यों? क्या आप यूनिकैमरल सिस्टम की तरफ जा रहे हो? तो उसकी रिक्वायरमेंट के तहत, हाँ, तो आपको उसके तहत चलना होगा। देखिए अभी जो कुछ हो रहा है, जब मैं अभी देख रहा हूँ, ये इलेक्शन हो गया, सारी जांचबाजी तो नजर आ रही है। जमात इस्लामी का रोल देखें, पीटीआई का देखें, दोनों एक ही सिक्के की दो पार्टी है ना, जो बार बार कहता हूँ। तो जी जी, आपने मुतादिद बात यही बात कही है कि दोनों एक ही पार्टी है, ए और बी और ए कर लें, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जी, आप देखें, ये आपका तकबीर अखबार है या दूसरे जो भी है, जो जमात के अखबार है, कोई नहीं लेता उनको, मगर वो पूरे GHQ में हर फौजी के दफ्तर में मिलेगा। ये तकबीर वगैरह सब, मैगजीन वगैरह सब मिलेगी। तो आपको आसानी से बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये वो जमातें हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का या फौज की पॉलिटिकल विंग है, ऐसे समझिए आप। तो इन बातों को अब आप ऐसे देखिए कि मजे की बात क्या है कि अभी ये कराची के हवाले से बात हो रही है कि साहब ये तमाम जो है वो रिगिंग हुई है, सारा कुछ है।
देखिए मजे की बात यह है, इमरान साहब फरमा रहे हैं कि मेरी 60 सीटें ऐसी है। अब मेरा सवाल ये है यहाँ कि 60 सीटों पे रखी हुई है, आप यहाँ अपना कराची में जो फरमा रहे हो वो आप कह रहे हो कि 15-16 में आप किस्सा करेंगे। मेरा कहने का मकसद ये सिर्फ कराची के अंदर प्रोटेस्ट क्यों, बाकी पाकिस्तान में क्यों नहीं? ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कराची में, बाकी पूरे मुल्क में जो तुम्हारी से बाकी पार्टीज है जो तुम्हारी रैंकिंग हुई वहां तो कोई आवाज नहीं उठा रहा, क्यों? इसका मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा कराची के हवाले से कुछ और है। कराची के एजेंडे को समझने की जरूरत है। देखिए मजे की बात बताऊं, जमात इस्लामी इतना कूद रही है, अभी बलदियाती इलेक्शन हुआ अपने पिछले साल 2023 में, देखे हमने 2023 के अंदर अल्ताफ भाई ने जो है वो इलेक्शन के बाइकाट की कॉल दी थी, ठीक है ना? सही। तो तमाम रिपोर्टें मौजूद हैं, ये फीफन की रिपोर्ट उठा करके देखते, आप कोई उठा के 20% से कम वोट पड़े थे। यही शहर कराची था ना? जी जी। 8-8, 10-10% वोट लेकर के इलाके के आप नाजिम बने, काउंसलर बने। तो भाईजान उस वक्त, ये तो पिछले साल की दूर की बात थोड़ी है ना यार। अल्ताफ भाई बाइकाट की कॉल दी, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने जोर लगा लिया, पीपुल्स पार्टी भी थी, सब थे ना जी जी। तो भाईजान ये तो 20% भी आप ओवरऑल जो है वो वोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आज आप कह रहे हो कि साहब 49% पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? अल्ताफ ने कहा मैं हिमायत कर रहा हूँ इंडिपेंडेंस की, राइट? जो अपने जो थे हमदर्द उनको कि भाई जिनकी हिमायत कर रहा है लिस्ट देगी। ये लिस्ट देने के बाद आपने देखा, जब आप खुद कह रहे हो अपने मुंह से 49% आपका वोट कास्टिंग हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्ताफ हुसैन के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन का इशारा देने से 29% वोट कास्टिंग रेट बढ़ गया। वाह क्या बात है, बिल्कुल। ये तो बड़ी आपने जबरदस्त रिसर्च करके बताई है कि वाकई बड़ी है रेट। जैसे जब वो बाइकाट करते थे कराची में तो पोलिंग स्टेशनों पे सन्नाटा नजर आ रहा है और वोट डलने का टर्नओवर जो है बहुत कम है। जी जी। 12%, 15%, हाँ ये फीफन की रिपोर्ट है, ठीक है। 20% मैक्सिमम वो भी कर, तो लेस देन 20%। तो कहने का मकसद मेरा क्या है कि अब जब अल्ताफ ने कहा कि भैया ठीक है मैं हिमायत कर रहा हूँ अपने इंडिपेंडेंस की कुछ भी, तो वोटिंग की पार्टिसिपेशन 49%, यानी उसका मतलब क्या हुआ? 29% बढ़ गई। और उसके हिसाब से देखते हैं आप, अगर 20% का हिसाब निकालेंगे तो ये कितने परसेंट बढ़ गई? ये 150% बढ़ गई। वो 20 है ना, 20 को डबल करो आप 40 को का, ठीक है, 100% हो गया, उसमें 10 और ऐड करो तो 150% बढ़ गई ना? बिल्कुल बढ़ गई, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। यानी जो 20% पहले बलदियाती इलेक्शन में लोग लेस देन 20% पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब वो 49% बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 29% का, यानी ओवरऑल जब वोटों का लोगे तो 150% बनेगा। तो 150% वोट कास्टिंग बढ़ गई। आप ये कहते हो अल्ताफ हुसैन के जिन लोगों को हिमायत की थी उनमें से कोई नहीं जीता। भाईजान आपकी नजर में नहीं जीता, इंटरनेशनल सिनारियो जो है ना वो देख रहा है। परसेंट पार्टिसिपेशन का फर्क पड़ा, जीतना हार ना जीतना एक अलग इशू है, पार्टिसिपेशन का क्या हुआ? जब बाइकाट का ऐलान किया तो 20% को टच नहीं कर पा रहे थे, 12%, 15%, 18%। और जब उसने पार्टिसिपेशन का इशारा दिया वो भी थर्ड पार्टी को कि भाई सपोर्ट कर रहा हूं, तो 150% पार्टिसिपेशन जो है वोटर की बढ़ गई। अच्छा, इसके अंदर भी मजे की बात क्या है? आप वो कह रहे हो साहब ये तमाम के तमाम लोग नहीं जीते और फलाना ये भाईजान जिन लोगों ने अभी इलेक्शन जीता है, ये 2016 से इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं, कभी कोई इलेक्शन जीता है ना उन्हें? ये सही है आज 2024 है। हाँ, ठीक है सर, हवा ऐसे सवाल ग्राउंड पे रह के नहीं कर सकती हरी सर, आपको पता है गायब हो जाएंगे और बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। जी जी। देखिए तौसीफ भाई, बात यह है कि ये जो तमाम चीजें है ना, इसमें बहुत मेरे एपीएमएसओ के जो साथी है ना उनकी बड़ी मेहनत होती है। जी जी। वो मेरे वो साथी बच्चे जो है रिसर्च करते हैं, डेटा निकाल के लाते हैं, तो एक पूरी एक जनरेशन तैयार की है मैंने।
जो इस पे काम करती है। इसमें तो कहने का इसमें कोई मतलब शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि है ना, आपने ये बहुत बच्चे सारे मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में यही कहता हूं कि जो तुलबा जो हैं वो लीडर बनना चाहते हैं या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सुने आरिफ भाई को कि कम से कम आपको हिस्ट्री का पता हो। और मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से खास तौर पे कहूँगा क्योंकि वो बिल्कुल नाबालिग हैं अभी सियासी मैदान के अंदर, और उनको इतनी हिस्ट्री नहीं पता, तो सीखें, आपको कुछ पता चले कम से कम। कराची की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की जो आपको मालूमात है वो आरिफ सिद्दीकी साहब से मिल सकती है, और ओवरऑल जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो भी आपको ये बताते हैं, तो सीखने का आपको मौका मिलता है। और ये पॉइंट्स लिख लिया करें, और अगर नहीं लिख सकते तो ये प्रोग्राम को सेव कर लिया करें कि आपको मालूमात, क्योंकि ये फ्री में आपको मालूमात कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी कोई तरबियत नहीं करेगा। जी आरिफ सिद्दीकी साहब। देखिए, बात यह है कि मैं तो फिर कहता हूँ कि भाई जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो बेधड़क जो है वो ईमेल कर ले ambassy@gmail.com। मैं करस्पॉन्डेंस कर लूंगा उनके साथ, कोई बात नहीं, वो आई विल सॉर्ट इट आउट। मगर क्वेश्चन जो है ना वो सुना सुना या ना नहीं हो के इससे सुन लिया उससे सुन लिया। मैं चाहता हूँ वो बच्चे मुझसे सवाल पूछें जो अपनी जान मारते हो, समझने में सिंसियर हो अपने ऑब्जेक्ट के साथ। आरिफ सिद्दीकी साहब, अगर आपकी इजाजत हो, एक दूसरा आपका एक क्लिप हमारे पिछले प्रोग्राम जनवरी 28 को जो हमने किया था, आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, वो भी आवाम की नज़र कर दी जाए तो उनकी समझ में आएंगी कि आपने क्या बातें की। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं प्ले कर दूं। बिल्कुल जी सुनिए, आप भी सुनिए जी। तो नाज़रीन सुनिए, जनवरी 28 को आरिफ सिद्दीकी साहब का एक क्लिप मैंने आपको सुना दिया है, और जिन लोगों ने भी मेरा प्रोग्राम फेसबुक पर व्हाट्सएप पे ज्वाइन किया है, सबको अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। ये क्लिप देखिए, और दूसरा क्लिप अगर आपने मिस कर दिया तो बाद में आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं कि आरिफ सिद्दीकी साहब ने जनवरी 8 को हमारा जो प्रोग्राम हुआ था वो फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी है। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको ताकि इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कब कब हमारा प्रोग्राम हो रहा है। देखिए है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होते हैं ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बहुत अहम बातें कर देता हूँ। जी जी। मेरे हिसाब से ये जितने भी लोग खड़े ना कैंडिडेट, इसमें से 40 साल से ऊपर उम्र के जो लोग हैं ना, 40-45 से ऊपर के जो लोग हैं ना, वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। अच्छा, इलेक्शन नहीं जीतेंगे, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हमारे पास सारे खापटों की लाइन भरी पड़ी है सारी पॉलिटिकल पार्टीज में। नाज़रीन ये बात जरा गौर से सुनिए, नजर में अभी 8 फरवरी ज्यादा दूर नहीं है। जो 45 से कम के हैं वो इलेक्शन जीतेंगे नहीं है। आरिफ सिद्दीकी साहब बड़े नहीं, जो कम के वो नहीं, जो कम के वो जीतेंगे। जीतेंगे, सॉरी मैं मादर जीतेंगे, वो सारे जीत जाएंगे, ठीक है। वो सारे। और ये 40-45 से अबव वाले जो है ना, इनका चैप्टर क्लोज है। सही। हाँ, क्यों? अब देखिए मैं आता हूँ। देखिए होना क्या रहा है कि आप ये सोचें कि ये इमरान खान से जो बल्ले का निशान छीना गया, या अल्ताफ भाई से जो इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है। देखिए अब एमक्यूएम के साथ, अल्ताफ भाई के साथ क्या सूरत हाल है कि जब वो निसार परवर और हमारे वो एडवोकेट भाई, तो जो महाजिर थे उनको तो छोड़ दिया, ठीक है। मगर जो सिंधी हमारे भाई थे, निसार पवार और उनका बेटा, जी जी, उनको रोक लिया, ठीक है। जी जी, उनको नहीं छोड़ा, अभी भी आपने गायब किया उनको, ठीक है। सवाल ही क्यों? तो इसका मतलब क्या है कि आप ये नहीं चाहते कि एमक्यूएम के अंदर जो है वो कोई सिंधी शामिल हो। समझे? इस किश्ती में इस्टेब्लिशमेंट किसी सिंधी को नहीं चाहती कि वो अल्ताफ भाई की किश्ती में बैठे। बात वही है कि जो मुत्तहिदा जिस मकसद के लिए बनाई गई थी कि तमाम कौमियतों के दूसरे लोग भी आके वो क्यों, मैं बताता हूँ ना कहानी क्या है जो मैं समझ रहा हूँ कि अल्ताफ भाई की किश्ती में किसी सिंधी को नहीं बैठने देना, किसी और कौम वाले को नहीं बैठने देना। सवाल ये ऐसा क्यों? देखिए बात ये है कि इस किश्ती को कहीं जाके लगना है, और वो उस बुनियाद पे लगना है कि साहब ये देखो महाजिरों की किश्ती है, इनके साथ ये नाइंसाफी हुई है। तो उस वक्त जो फैसले होंगे, तो उस वक्त फैसलों में कोई किश्ती में बैठा हुआ ऐसा मुसाफिर ना हो जो इतराजात करे। समझ में आ रही बात? कोई दूसरी कम्युनिटी का इतराजात नहीं करे, ठीक है। जैसे जो पाकिस्तान जिस वक्त बन रहा था, तो कायदे आज़म की मुस्लिम लीग थी, तो वो एक शफी मुस्लिम लीग आ गई। जैसे अभी हमारे यहाँ पीएसपी और एमकेएम बन गई, ठीक है।
तो इन लोगों के भी, अगर जितने भी बड़ी उम्र के लोग हैं ना, इनमें से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और एक ये भी बात बता दूं कि मेजोरिटी लोग जो जीतेंगे वो इंडिपेंडेंट जीतेंगे, पार्टी वाले नहीं जीतेंगे। इंडिपेंडेंट जीतेंगे सारे मोस्टली। मतलब मैं बात कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो नाजरीन, आपने ये क्लिप देखा आरिफ सिद्दीकी साहब का, और हमने ये जनवरी 28 को प्रोग्राम किया था, और अब इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और आरिफ सिद्दीकी साहब को दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आरिफ सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे, कितने जीते आज़ाद उम्मीदवार? हमारे, अब आप लिसनर को बताइए पूरी तरतीब, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त रिसर्च आपने की है, तो ये एक आम आदमी तो मेरे ख्याल के उसके बस की बात है। जी, बात यह है कि इंडिपेंडेंट जीत गए, अब उनके जो एज फैक्टर है ना वो भी निकाल लो आप। जी जी। अच्छा, मजे की बात बताऊं कि ये 60 सीटें जिसके ऊपर पीटीआई कह रही है कि साहब यहाँ धांधली हुई, ये मोस्टली वो सीटें होंगी जिन अफराद की उम्र जो है ना वो 40-50 से ऊपर की होगी, ये 60 सीटों में। नाज़रीन, जरा गौर से सुने, ये जरा मज़ाहिया बातें भी हैं और ये रियलिटी भी है। कहते हैं ना कि वो हर सच कहने का नहीं होता, तो हर सच सुनने का भी बड़ा मुश्किल होता है। हौसला रखें, सुने जी। मतलब ये जो इमरान खान कह रहा है कि 50 सीटों पे मेरा घपला हुआ है, तो अब वो जब सीटों को आप देखोगे कि साहब कौन सा उम्मीदवार खड़ा था जिसने डंडी वाली कहानी की है, वो सब के सब जो है वो 45 प्लस होंगे, 50 के करीब ऊपर, उससे 50 कम के नहीं होंगे। जी जी, कम के नहीं, सब ऊपर के होंगे। जी जी। तो आपको पता लग जाएगा कि साहब वो बत्ती जो है 45 से ऊपर पे जल रही है, तो जिस पे चल रही है उन सब के ऊपर जो है रेड लाइट आ गई, यानी ऑब्जेक्शन आ गया। तो बड़ा मजा आ रहा है वैसे। आरिफ सिद्दीकी साहब, ये बताइए कि आपने भी जैसे कहा कि इमरान खान को कुछ नहीं होगा, लेकिन ये जैसे मेरे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, पीटीआई के दोस्त, जज्बाती फोरमैन तो हैं, लेकिन वो एक अलग उनका है सॉफ्ट कॉर्नर, हर पार्टी के अपने लीडर के साथ होता है। लेकिन क्यों नहीं होगा? कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि उनको फांसी हो जाएगी, कोई कह रहा है रात को, आधी रात को, कि जर्नल्स जो हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, गाड़ियां भर भर के जा रही हैं और गवर्नमेंट की लाइसेंस प्लेट की, और उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उनको कहा जा रहा है कि उनके पैर पड़े जा रहे हैं, यहाँ तक की बात हो रही। तो इमरान खान इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या वजह है? देखें, जो पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट आसिफ साहब हैं, उन्होंने कहा मैं ही स्टेज बजा दूंगा, ठीक है। और वो ये भी कहा कि आप लोग 3 साल के लिए आते हैं, ये भी कहा उन्होंने कि 3 साल के लिए आते हैं। बहुत कुछ कहा, ऐसे गुलाम मुस्तफा करते कि टैंकों के ऊपर बैठ करके आऊंगा मैं, तब पीपल्स पार्टी के थे ना, राइट। इसी तरीके से वो हाईजैक किया प्लेन, राइट। वो सारा कुछ मुर्तजा भुट्टो सब, ये सारी कुछ हुई ना सर, सारी किस्सा कहानी। तो मतलब ये हाइट थी ना, मगर क्या हुआ, सबको छोड़ दिया। पार्टी चल रही है ना, पार्टी को तो आपने कॉर्नर नहीं किया तरफ। जी, मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ साहब बंद हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, आधा जेल हो जाती है। दुनिया के किसी कानून में क्या आप जेल से निकाल करके किसी को मुल्क से मार देंगे? चले जाते हो ना, सिर्फ चले जाते हो, वापस आते हो, फिर सारे किस्से कबाड़े जो है, केस वगैरह खत्म हो जाते हैं, फिर सियासत में आ जाते हो। और उनको भेजा भी इमरान खान साहब ने, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट की जो होती है, उस पर जो पेपर्स होते हैं बाहर जाने की बजाय, उस पर सिग्नेचर भी उन्हीं के, कि आप जाएं, मेरी मर्जी से जाएं। तो कहने का मकसद क्या है कि बारी बारी जो है ना इंटरनेशनल फोर्सेस जो है वो भेजती हैं। अब इस वक्त आप जरा नोट कीजिए, महाजिरों के साथ, भाई के साथ इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाना ना महाजिर में। जी जी। इसके अलावा कोई और बात आपने नोट की है, जितनी सियासी पार्टी है जिनके साथ महाजिर लफ्ज लगा था, महाजिर इत्तेहाद तहरीक हो गई या आफाक अहमद की हो गई, तो जिन के साथ लगा था, इनमें से किसी को भी ना तो रैली निकालने की परमिशन दी गई, जी हाँ, और ना ही जलसा करने की, ना ही जलसा करने की। आफाक अहमद साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझ पे बहुत प्रेशर है, और मुझे कहा जा रहा है कि ये लफ्ज़ महाजिर हटा दें अपने साथ, ये जो है उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं 6 तारीख को एक ऐलान करने के लिए जा रहा हूँ, और जो समझदार लोग समझ रहे हैं, उन्होंने ऐलान नहीं कर सके वो जो उनको ऐलान करना था। जी देखिए, अब मैं एविडेंस रख रहा हूँ ना, मतलब बच्चों को, जो हमारे बच्चे उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि ऐसा है नहीं है। जितनी भी वो सियासी पार्टी है, अब उन सियासी पार्टियों ने तो चलो अल्ताफा की तरह हेड स्पीच नहीं की थी ना, तो वो हेड स्पीच के ऊपर भी निकोला खान ने जो हियरिंग के अंदर
कहानी को पलट दिया और अल्ताफ हुसैन को आप पार्टी का हेड नहीं एमकेएम का, उसने तो हेड बना दिया। अब वो वक्त के साथ चीजें सेटल होंगी। मगर इम्पोर्टेंट बात कि जित के साथ महाजन लफ्ज लगा था उन पॉलिटिकल पार्टीज को ना अपना इलेक्शन लड़ने दिया, मतलब ना उनको जलसा करने दिया, ना जुलूस करने दिया। ठीक है ना। जी, जी। और अभी आप इलेक्शन का हाल भी देख रहे हो, जिसमें आफाक के महाजन और दो चार सबके साथ आपने ब्लॉकेट कर दिया। जी, जी। आरिफ सिद्दीकी साहब क्या देख रहे हैं आप? जी, जी। आप बोलिए। दूसरी जी, तरफ जी, जी। दूसरी तरफ आन करके ये कह रहा है मैं महाजन नाम को मिटा दूंगा, एमकेएम के वजूद को मिटा दूंगा। उसको जो है क्यों अच्छा, क्यों आपके आपके माइक में थोड़ी सी खराबी हो रही है, खटखट ज्यादा हो रही है, थोड़ा सा थोड़ी सी इसकी पोजीशन ठीक कर लेंगे प्लीज। जी, कंटिन्यू कर लीजिए। जी, जी, जी। जी तो दोबारा रिपीट कर दीजिएगा जरा बात। थैंक यू। जी। दूसरी तरफ जो ये कह रहा है कि मैं महाजन नाम की सियासत को खत्म कर दूंगा, महाजन नाम एमकेएम को खत्म कर दूंगा, उसको जो है ना आप स्टार लगा रहे हो, 70-80 प्लेट में रख के दे रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट महाजन नाम को कॉर्नर करने पे लगी है। इस तरीके से मशरक़ी पाकिस्तान में बंगालियों को कॉर्नर किया जा रहा, फर्क नहीं है। स्क्रिप्ट को समझ बर्रे सगीर की पार्टीशन से पहले मुसलमानों को कॉर्नर किया जा रहा था, पाकिस्तान के आने के बाद बंगालियों को कॉर्नर किया जाने लगा। आज के मौजूदा पाकिस्तान में कॉर्नर किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, किस एजेंडे पे काम कर रहे हो भाई? हम समझ रहे हैं, कोई समझे, कम से कम मैं और मेरी टीम तो समझ रही है कि क्या हो रहा है। आरिफ सिद्दीकी साहब, ये एक अवामी सवाल है जो लोग कर रहे हैं आपस में भी और ग्रुप्स में भी, मैं देख रहा हूँ भेजते हैं लोग। ये एक अवामी सवाल कर रहा हूँ कि हाफिज़ नईम साहब जो जमात इस्लामी के हैं वो अपने आप को महाजिर कह रहे हैं। अभी धरना जो दिया उसमें अल्ताफ हुसैन साहब ने उनकी हिमायत का ऐलान किया, उनके कारकुनान भी गए। तहरीक लब्बैक वाले कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जमात इस्लामी कह रही है हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पीटीआई कह रही है कि धांधली हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है हमारे साथ। आफाक अहमद साहब जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि धांधली हुई है, उनकी पार्टी भी कह रही है। सलीम हैदर साहब भी यही कह रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब भी यही कह रहे हैं कि धांधली हुई है। तो ये इतने सारे लोग हो गए, ये एक क्यों नहीं हो जाते? देखिए, यहाँ आपने वो जमात इस्लामी के हवाले से बात कर दी, तो वो आप जो है ना वो चोर को कहते हो कि इसको जो है ना इसके ऊपर पर्दा डाल दो। ये मेरे लिए जो है ना मेरे बस का नहीं। ये जमात इस्लामी जब आज हमारे साथ साथी हुई है, अरे भाईजान अभी तुमने बल्दियाती में 23 में जो वोट लिए हैं वो 6-7% तुम वोट लेकर के आए हो, जबकि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 जिसके तहत उसमें लगी है कि 16.33% वोट लोगे तो तुम जो है वो इलेक्टेड मेंबर हो सकते हो। तो तुमने तो वो वोट लिए नहीं है, तो तुम इलेक्ट कैसे हो गए बल्दियाती इलेक्शन में? वो तो जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त होनी चाहिए ना, वो तो लिखा है उसमें कि 1/6 ऑफ द वोट अगर आपने नहीं दिया तो आपकी जमानत जब्त, और आप यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हो। तो भाईजान तुम्हारा 5-1 की रिपोर्ट या दूसरे इदारों की है ना, कि जो इलेक्शन में पब्लिक निकली है वो तो 20% भी नहीं निकली, उससे भी कम है। अब कह रहे हो साहब हम इलेक्ट होकर के आ गए। तो आरिफ सिद्दीकी साहब, आप ये समझते हैं जो भी हुकूमत बनेगी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब आए या जरदारी साहब आए या बिलावल भुट्टो साहब आए, तो कितने अरसे तक आप देख रहे हैं कि ये हुकूमत चल पाएगी, चैलेंजेस का सामना कर पाएगी? कितनी सख्त होगी इस हुकूमत में? 1 साल, 2 साल, 3 साल? जी, थोड़ा आपका माइक खराब हो रहा है, दोबारा से आरिफ सिद्दीकी साहब थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। थैंक यू। जी जी जी, नहीं आपकी आवाज़ ज़रा सही नहीं आ रही, दोबारा से बोलिएगा। जी जी, नहीं आवाज़ सही नहीं आ रही, सॉरी। मैं इतने ऐसा करता हूँ, नाज़रीन को थोड़ा सा स्पॉन्सर की तरफ लेके चलते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए नाज़रीन। हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। देखिए आरिफ सिद्दीकी साहब के थोड़ा माइक में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं दोबारा से इनसे कंटिन्यू करूँगा। हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल, उनका एक ऐड देखिए, छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलता हूँ। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street,
Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल का ऐड देखा। उनके पास जाइए, उनके पास बड़े अच्छे अच्छे उम्रे के पैकेजेस हैं। हज भी आने वाला है तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। दूसरी अहम बात, एजाज साहब से कांटेक्ट कीजिए। शादियों का सीज़न आता है या ईद के बाद भी और इससे पहले भी, तो कांटेक्ट कीजिए। आर्टिस्ट भी हैं उनके पास बहुत सारे, जो आपकी पार्टीज़ में चार चांद लगा देते हैं। आरिफ सिद्दीकी साहब दोबारा हमारे दरमियान में। जी आरिफ सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच। जी आरिफ साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी हेलो हेलो। जी आरिफ सिद्दीकी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी जी। नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम लाइव होता है। इसमें कभी कोई टेक्निकल चीज़ें, आपको पता है लाइव प्रोग्राम इज़ नॉट इजी। और जी जी, आरिफ सिद्दीकी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी हेलो। इन द मीन टाइम नाज़रीन, हम आपको एक जी जी, आरिफ सिद्दीकी साहब, आपकी आवाज़ आ रही है? जी जी, बात कीजिए। इन द मीन टाइम नाज़रीन, आपको हम ना बड़ी खूबसूरत सी शायरी सुनाते हैं परवेज़ अनवर वधावन साहब की आवाज़ में। उन्होंने खुसूसी तौर पर एक शायरी भेजी थी और वो सुनिए। आरिफ सिद्दीकी साहब से हम कोशिश करते हैं कि रब्ता बहाल हो जाए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है उनके माइक के अंदर, तो जैसे ही उनसे बहाल होता है रब्ता, और आपको शायरी सुनाते हैं। हमें खुशहाली होनी चाहिए, तो उसी से ही वो सारी ज़िंदगी में काम करता है। बीमारी से लड़ता है, सुख में काम करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो यही मेरा मकसद है कि ए मुस्लिम तू भी आगे बढ़, अल्लाह करे कि कामयाबी हो। ठीक है, ये पोएम शुरू करते हैं। कहता है, इरादों में पुख्तगी पैदा कर, इरादों में पुख्तगी पैदा कर, पत्थरों को फिर रेज़ा रेज़ा कर, पत्थरों को फिर रेज़ा रेज़ा कर, ना इंतज़ार कर किसी सहारे का, ना इंतज़ार कर किसी के सहारे का, अपने ज़ोरे बाजू पे भरोसा कर, अपने ज़ोरे बाजू पे भरोसा कर। आसान हो जाएगा कदम बढ़ाना, आसान हो जाएगा कदम बढ़ाना, फिर मशरिक मगरिब का सफ़र तू कर, फिर मशरिक मगरिब का सफ़र तू कर। शैतान रोड़े अटकाएगा रास्ते में, शैतान रोड़े अटकाएगा रास्ते में। बेफिक्र रहना न इसकी फ़िक्र तू कर, बेफिक्र रहना न इसकी फ़िक्र तू कर।
तेरी तकलीद में लोग निकलेंगे, तेरी तकलीद में लोग निकलेंगे, इस पैगाम सफ़र को आम तू कर, इस पैगाम सफ़र को आम तू कर। तो भाई ये पोइम होगी। अल्लाह ताला हमारे सब इरादों को, पुख्ता इरादों को कामयाब करे। ठीक है, ऐसे ना हो कि रोज़ इरादे बनते हैं और रोज़ ही टूट जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला आप सब पे फजल करम करे, हम सब पे भी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, ये थे परवेज़ अनवर वदावन साहब, आपने इनकी खूबसूरत सी शायरी सुनी। हम आरिफ सिद्दीकी साहब को दोबारा अपने स्टूडियो में खुश आमदेद कहते हैं। जी आरिफ सिद्दीकी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी हाँ, जी आप आवाज़ आवाज। सही, बेहतरीन आवाज़ हो गई। जी जी। अच्छा, अब इसमें जो है ना वो जो आप सवाल कर रहे थे, क्या सवाल था आपका? मेरा सवाल था ये कि सब एक क्यों नहीं, सब एक ही बात कर रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। तो ये तहरीक लब्बैक, जमात इस्लामी, एम के एम हकीकी और जो भी ये बातें कह रहे हैं, पीटीआई, तो ये एक क्यों नहीं हो जाते और एक एक पावर बन जाएंगे? क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी से इत्तेहाद करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अल्ताफ़ हुसैन साहब को मैं देखता हूँ कि वो हर एक के मसीहा बने हुए हैं, वो ड्रोन से भी उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो महाजिरों को वो भी कहा जा रहा है कि ज़िंदा लाशें, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमदर्दी जमात इस्लामी से हमेशा उनका प्रॉब्लम रहा, शुरू से ही दोनों में इत्तेहाद नहीं हो सका, एम और जमात इस्लामी में। अब तहरीक लब्बैक एक नई जमात उभर के सामने आई है, दीनी। तो ये एजेंट बात हर यही कह रहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो फिर ये एक होकर होके या तो पोजीशन में या के तौर पर काम करें। मैं उसमें ऐवान की बात नहीं कर रहा कि वहाँ ऐवान में जाके बैठें, कि जो भी जिस तरह के इलेक्शन है एक क्यों नहीं हो जाते? जी, क्या वजह है? देखिए तौसीफ भाई, मैं उस तरफ भी आता हूँ। जी जी। एक मोटी सी बात बता दूं कि ताकि पता हो कि इशू है क्या, पीछे खेल क्या है, सामने तो जो कुछ दिखाया जा रहा है या करा जा रहा है, तो वो जो कुछ नजर आ रहा है उसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। देखिए 1985 में जिस वक्त इन्होंने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन कराए, तो उस वक्त क्या हुआ था? अमूमन ये होता है कि जब जोग्राफियाई तब्दीली आती है ना कोई, तो उस वक्त जो है क्योंकि जिस वक्त हम 1935 प्रोविंशियल एक्ट ऑफ इंडिया को देखते हैं ना, उसकी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट के तहत जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप को कॉर्नर किया जाता है, मलका का नुमाइंदा टेक ओवर करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो अब वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करना होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे 1985 में किसी से भी पूछेंगे ना, वो बोलेगा नहीं कुछ नहीं हुआ, जोग्राफिया वैसे का वैसे ही है। तो भाईजान 1985 की बात अब मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या हुआ उस दौरान में ना, 84-85 में क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है ना, वो 24 डिग्री से 37 डिग्री था नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड जो है उसका 24 डिग्री से 37 डिग्री तक नॉर्थ में उसका लैटिट्यूड बढ़ा, और एक 61 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री ईस्ट उसका लॉन्गिट्यूड बढ़ा। तो लैटिट्यूड जो बढ़ा वो 24 डिग्री टू 37 डिग्री नॉर्थ, और उसके बाद जो अपना 61 डिग्री टू 75 डिग्री ईस्ट जो है वो लॉन्गिट्यूड बढ़ा। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो फर्क होता है ना, इससे जोग्राफियल फर्क आता है। तो ये जो उस वक्त आपको याद होगा कि ये अफगान वार चल रही थी अफगानिस्तान में, तो वो जो इलाका कब्जा किया उन्होंने, तो ये इलाका पाकिस्तान के जोग्राफिया का हिस्सा बनाया। अब जब वो हिस्सा बनाया, तो हिस्सा बनाने के लिए मजबूरी है कि आपको फिर वो मार्शल लॉ की तरफ जाना पड़ता है। कहते हैं अब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या करप्शन है, सब ड्रामेबाजी है। एक्चुअली खेल होता है जमीन का। ठीक है, इसी तरीके से मुशर्रफ साहब आए तो कालगर का देखा आपने, राइट? तो इसी तरीके से अब जो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान का मौजूदा जो इलाका है, जिसके ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि रंजीत सिंह के कब्जे में जो इलाका था, जो ड्यूरेंट लाइन के साथ है, वो पाकिस्तान के जोग्राफिया में अब फाटा का एरिया जिसको कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, वो अब आपके पास है। तो अब उसको पाकिस्तान के ऑफिशियली पाकिस्तान के जोग्राफिया में लाना है, यानी उसको गवर्नर लैंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको ये जो है ना यूनिकैमरल सिस्टम लाना होगा, ये रिक्वायरमेंट है ना। अच्छा हाँ, अब देखिए आप जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल सेट किया ना, अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए टोटल जो इलेक्शन में सीटें हैं आपके पास 266 जो सीट्स है ना, ये डायरेक्ट इलेक्शन की सीट है, जिसपे डायरेक्ट लोग कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है सर।
अब 266 सीटों के अंदर अभी तक जो रिजल्ट आया था 253 का आया था, मैं उस तरफ नहीं जाता, तो 266 का आधा कितना होता है? 134, मतलब 133, राइट? तो इसका मतलब जिसके पास 134 सीटें होंगी वो अक्सर सादा अक्सरियत में आ जाएगा। जी जी 133 आधी होती है, एक भी वोट बढ़ गया तो वो सादा अक्सरियत में आ जाएगा। जी तो 134 सीटें उस सूरत में उसको चाहिए, सादा सूरत में, अगर गवर्नमेंट बनाती है। मगर इसके अलावा जो अहम कानूनी एक प्रॉब्लम है ना, वो क्या है? वो ये है कि औरतों की सीटें हैं 60, जी ठीक है, और माइनॉरिटीज की सीटें 10, तो ये सारी सीटें मिलाकर के बन जाती है 336, ठीक है। अच्छा सही अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे पीटीआई को इन्होंने ये अलाउ नहीं किया कि भाईजान तुम्हारा तुम इंडिपेंडेंट हो, पॉलिटिकल पार्टी तो हो नहीं, तो ऑब्वियसली तुमको वो जो औरतों की सीटें हैं वो उसकी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि वो परसेंटेज पे चलती है, पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है, तो वो तो तुम्हें मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीटीआई चाहे कुछ भी कर ले, वो अपनी उस बाउंड्री से आगे नहीं जा सकती जो 92 सीट्स उसकी हैं। ये नहीं कि माइनॉरिटीज की आ गई या वुमेन्स की आ गई, ये इसके पास था। मगर ये 92 से आगे। हाँ, मगर ये प्रोविजन जो है ना, ये पीएमएल एन को या पीपीपी को है, मगर आज उनको अगर ये कहा जाए कि साहब आप गवर्नमेंट बनाओ, तो इनमें से किसी के पास भी 100, चाहे आप पीपल्स पार्टी को मिला लो और इसके साथ जो है वो आप दोनों को मिला लो, तो आपके पास 134 सीटें नहीं है सर। वो तो 92 पे अटके हुए। नहीं, वो तो अटके, मैं तो कहता हूँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलकर के भी नहीं बना सकते। वो भी नहीं बना सकते। अच्छा, और ये मेरा मतलब ये कहने का कि पीटीआई सिर्फ 92 तक महदूद है, अगर वो दोनों भी मिल जाते हैं तो तब भी नहीं बन पा रही। तो आरिफ सिद्दीकी साहब, यहाँ पे तो फिर ये किस तरह बनाएंगे हुकूमत, क्या करेंगे? ऐसी कौन सी गीदड़ संगी इनके पास है? मतलब वो हौच पौच क्लास क्रिएट करना ना। अच्छा, फिर मजे की बात क्या है, अभी ये 16 सीटें 17 सीटें जो एमकेएम वालों की हैं, ये साहब इनको डाल देंगे। अब उसके ऊपर ये ऑलरेडी इन्होंने हंगामा कर दिया, तो जब हंगामा कर दिया तो ये अगर कल कोर्ट में चले गए और उस पर स्टे आ गया कि नहीं साहब दोबारा काउंटिंग होगी, तो अगर ये एमकेएम की 17 सीट एक तरफ कर दो तो कोई भी हुकूमत बना नहीं सकता। वही दोबारा हर दफा की तरह दोबारा एमकेएम के बगैर तो हुकूमत बनेगी नहीं, कर लो जो करना है। अब अगर फिर वही बात आती है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट की ये कैसा करना है, तो भाईजान 60 सीटों पे आपको इतराज है क्या रिगिंग हुई है? आप खाली कराची की सीटों पर शोर शराबा कर रहे हो, बाकियों पे नहीं कर रहे, क्यों? हाँ, ये भी बात है। क्या पूरा पाकिस्तान में नहीं हुई है धांधली? क्या सिर्फ कराची के ऊपर ज्यादा शोर मचा? खुद अपने मुंह से कह रहे हो ना भाई, हमारी 60 सीटों पे धांधली हुई है, तो कराची में तो 14-15 की सीटों की बात है ना। जी जी। तो बाकी जो तुम्हारी सीटें हैं 40-45 सीटें, उनकी तरफ तो जाके तुम आवाज नहीं उठा रहे। इसका क्या मतलब हुआ? इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को और जमात इस्लामी को ये कहा कि तुम ये जो एमकेएम वाली सीटें हैं ना, इनको ब्लॉक करो, ये असाइनमेंट दिया हुआ। और आप देख लें पीटीआई और जमात इस्लामी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। बिल्कुल। जब 2018 का इलेक्शन लड़ा था, आपको याद है ना? जी जी। आखिरी दिन जमात इस्लामी ने जो है वो बैकअप कर लिया था इमरान खान के फेवर में। बिल्कुल, हिमायत का ऐलान कर दिया था। हमेशा अपनी सेनेट वगैरह में जो हुआ इलेक्शन में, सारा कुछ उठा के देख लो ना, सारी हिस्ट्री, सब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट क्यों करते हैं? एक ही हिस्से के, एक ही कॉइन के दो रुख है ना सर, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के। हालांकि सबसे पहले जमात इस्लामी ने ही इमरान खान की पिटाई की थी जामिया में, लाहौर में। आपको पता ही होगा कि वो जब वो गए थे तलबा से खिताब करने के लिए, तो उनकी पिटाई भी जमात इस्लामी ने ही की थी। जी सर, यही तो इनकी मजेदारी है। एक तरफ गालियां देते हैं जैसे अमेरिका को, उसी की गोद में बैठे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं एस्टेब्लिशमेंट को, उन्हीं की गोद में बैठे होते हैं। तो जब भी वजारत इनकी गवर्नमेंट आती है, और बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं, जब भी एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट आती है तो ये वजारतों में होते हैं ना। भाई, महाजरों के खिलाफ कोटा सिस्टम किसने लगाया? यही तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ काफी में बैठे थे, प्रोफेसर गफूर, मियां तुफैल वगैरह, सब इनकी अप्रूवल से लगा ना कोटा सिस्टम महाजरों के ऊपर। जी जी। तो महाजरों की गर्दन तो इन्होंने नहीं काटी है।
अच्छा, मेरा आरिफ सिद्दीकी साहब एक ये बात बताइएगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि पीटीआई की सीनियर क़यादत की तरफ से कि इजलास बुलाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी क्या वजह है? कोई इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं। कराची भी है, लाहौर भी है, मैं और बताता भी जगह हैं, बलूचिस्तान भी। खैबर पख्तूनख्वा की बार बार बात हो रही है कि वहाँ हूँ। बुलाएंगे हम, उसकी वजह हाँ, क्या है? वो क्यों बताइए, मैं बताता हूँ ना। जी ये जी खैबर पख्तूनख्वा के साथ इन्होंने फाटा वाली डिस्ट्रिक्ट को मर्ज किया ना, जी जी। कि जो फाटा के एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज थे, हम्म उन एरियाज को फाटा के साथ इसके साथ मर्ज कर रहे हैं, केपीके के साथ। तो हम्म उसी पॉकेट का तो झगड़ा है कि वो जमीन पर कब्जा करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी वक्त भी ये केपीके की उसे वो अपनी हुकूमत में अपने लोगों से ये कन्फेडरेशन का नारा लगवा देगा इमरान। किस चीज़ का नारा लगा देंगे? दोबारा कहिएगा आरिफ सिद्दीकी साहब। कन्फेडरेशन का, अच्छा, तो यानी इससे फेडरेशन है ना, इस जी 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 यानी बिल्कुल। एक अलग, जैसे आप मशरकी पाकिस्तान वाली कहानी जैसे हुई थी। जी जी, मैं यही कहने हाँ वाला था आपसे। जी जी हाँ, कन्फेडरेशन वाली कहानी में जाएगा, क्योंकि हम्म जब आप राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हो ना, जी जी तो आप कोई जुर्म नहीं कर रहे होते। ये आपको हम्म 1919 के एक्ट में ये हम्म अख्तियार दिया गया है कि आप जो हक के खुद इरादियत मांग सकते हो, ये लीगल राइट है। लीगल इसीलिए राइट है। कायद आज़म ने मांगा। कायद आज़म कभी अंदर हुए, जेल गए? नहीं गए ना। नहीं क्यों? गए। क्योंकि उन्होंने हमेशा जब भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का किया। नहीं है। ये आखिरी लिखा सवाल गया कर रहा हमें हूँ आरिफ अलग। सिद्दीकी साहब, इस कलील वक्त में क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी नहीं, खत्म होने वाला एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे है। जी करनी है, जी तो जी जी, एक बोलिए बात बोलिए। देखिए। अब मेरा मेरा ये जो है, ये जो कुछ भी हुआ ना, एक तो जिस जो वोटिंग आपकी शुरू हुई है, वो तकरीबन समझ लो कि 1:30 बजे के बाद हुई है। जी ठीक जी है, जो आम जो सबने जगह से फीडबैक मिला है कि 1:30-2 बजे शुरू हुई। अगर लोगों 2 को बड़ी बजे या दुश्वारी हो रही थी। मैं और भी बता दूं कि लोगों को बड़ी दुश्वारी थी, उनके जो पूल थे वो डिफरेंट इलाकों में कर दिए गए, उनको बड़ी दुश्वारी हुई। बहरहाल वो एक प्रॉब्लम है। आगे जी आप बोलिए। देखिए, मेरा कहना का मकसद है, अगर आपके पास ये 4 घंटे में लोगों ने आके वोट डाला, हम्म तो देखिए एक वोट डालने में कम से कम 5 मिनट तो लगते होंगे ना सर। एक आदमी जाता होगा, दिखाता होगा, वोट बिल्कुल। बैलेट लेता, हम्म 5 हम्म मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में आप 12 को 5 से करो तो 12 आदमी जो है वोट डाल सकते हैं, अगर 5 मिनट का साइकिल ले रहा हूँ मैं। ठीक है सर। अब अगर आपके पास मिसाल के पास 5 बोलूं बूथ लगे, तो 12 5 60 डाल लोगे आप वोट 1 घंटे में। तो भाईजान मुझे ये बता दो कि ये 4 घंटे में या 5 घंटे के अंदर आपने हजारों लाखों वोट डाल कैसे लिए? बात समझने की कोशिश गिनीज कीजिएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल होने वाली बात है ये मेरी तो। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जी जी आप सीसीटीवी, सुप्रीम कोर्ट ये करे कि सीसीटीवी कैमरे वहां से रिकॉर्डिंग उठाए तमाम पोलिंग स्टेशन की, और देखिए कि भैया किस वक्त से पब्लिक का फ्लो शुरू हुआ। वहां से उठा करके उस टाइम फ्रेम में देख ले कि क्या ये लॉजिकली पॉसिबल भी है कि इतने वोट जो कास्ट हुए, क्या 10 सेकंड में एक वोट पड़ रहा था? जिस हिसाब से वोट पड़े हैं, धड़ाधड़ पड़ गए। धड़ाधड़ पड़ गए ना, तो साइकिल टाइम जो मतलब जैसे ये कि एक मजाक की बात कर रहा हूँ, जीतने वाले को भी खुशी नहीं हो रही कि मैं जीता हूँ या नहीं, जो उसको हैरानगी है मैं वाकई जीत गया। मैं वही तो सिपाही कह रहा हूँ, जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, फ्लाइट के नंबर चेंज होते टट करके, जी जी, वो ऐसे ही हुआ लग रहा है मुझे। ऐसे ही हुआ बड़े क्विकली। आरिफ सिद्दीकी साहब आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि इस कलील वक्त में, बल्कि दो ही मैं साथ सवाल कर देता हूं। क्या आप देख रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है सदारती निज़ाम लागू हो जाएगा पाकिस्तान में? अगर हो जाता है तो जो अगले इंतखाबात जो पेशन गोइयाँ भी की जा रही हैं कि हुकूमत 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, तो वो आया सदारती निज़ाम के तहत इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ ना बाई कैमरल यूनिकैमरल सिस्टम की, जी 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 वो क्या है? क्योंकि अभी 2023 का साल गुजरा है, पूरी आलमी ट्रीटी साइन होनी है, ये 2024 और 25 में सारी आलमी माहदे होने हैं। तो ये माहदे तो सिर्फ सेनेट कर सकता है, मैंने पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ। सेनेट जो है वो स्टेट है, रियासत है सेनेट, और कौमी असेंबली जो है ना वो गवर्नमेंट है। तो रियासत के पास अख्तियार है ट्रीटीज को साइन करने का, ट्रीटीज को साइन करने गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ये सारा जो खेल है ना, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया है। इमरान को सोच समझ करके जेल में डाला गया, सोच समझ करके उसको जो है उससे वो छीना गया। ये सारा बल्ला, ये सब पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी है। क्योंकि अदरवाइज पब्लिक को क्या कहते हैं, भैया सदारती निजाम लाना है, कैसे कहते वो जवाब देते ना,
जवाब अब देते हैं। जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अब क्या होगा, अब जब ये चीजें चेंज होंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लानी पड़ेगी। और वो उसी मकसद के लिए सारे काम हो रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लानी पड़ेगी, आपको कॉमनवेल्थ से बाहर निकलना होगा, वन यूनिट की फॉर्मेशन में जाना होगा। हम्म। ये लोग कहते थे ना ऐसे हो जाएगा, भाई मैं तो पूरे स्टेप बता रहा हूँ। आपको वन यूनिट की फॉर्मेशन में जाना होगा, ये सारे सूबे मर्ज होकर के जैसे 1955 में हुआ, तो वो हुआ। वो होगा। तो सारी पॉपुलेशन को एक जगह करोगे, क्योंकि नेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, नेशन पॉपुलेशन से रिलेटेड। तो नेशन की डेफिनेशन को वहां कवर करना है, पॉपुलेशन की बुनियाद के ऊपर उसको देखोगे आप। इधर जोग्राफियाई जो आपने तब्दीली करनी है, उसको जोग्राफिया के सेटअप में लेकर के चलोगे। तो जोग्राफियाई सेटअप और नेशन की डेफिनेशन दो अलग बातें हैं। और नेशन को जो है ना, लीग ऑफ नेशन में जो दुनिया में तकसीम की बात की गई है, वो ये की गई है कि दुनिया को दो तरीके से काटना है। कैसे? या तो आप उसको रिलीजन की बुनियाद पे काट सकते हो, मजहब की बुनियाद पे, या जुबान की बुनियाद। ये दो तरीके लिखे उन्होंने। दो तरीके, कि ठीक। जिस कौम को भी अगर आपने डिवाइड करना है, वहाँ मजहब का फिरका डाल दो, तफरका डाल दो, और या जुबान का डाल दो, और वही होता है पूरी दुनिया। वही होता है। तो बहुत बात ये शुक्रिया हमको ये देखना है, ये जो चीजें जिस तरफ चल रही है, अपने आप को यूनाइट रखना है। अगर महाजिर अपने आप को यूनाइट नहीं रखेंगे तो भैया मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, आज मैं तो कल दुनिया से चला जाऊंगा। मगर फिर आप अपने आप को पीटोगे। अबुल कलाम, समझ लो मेरी बातें किसी को समझ में नहीं आती ना, ऐसी नहीं आती जैसे अबुल कलाम आजाद की समझ में नहीं आती, मगर कल आ जाएंगी आपको। तो बेहतर यह उसकी पेशकदमी याद कर लो। आज के तो होमवर्क शुरू कर दें अपने आप इत्तेहाद के होमवर्क लिए। शुरू करो, यूनाइट रहो। और मैं यही कहूँगा कि देखें, मैं अक्सर ग्रुप्स वगैरह में भी देखता हूँ, व्हाट्सएप, महाजिरी आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। कोई दूसरी कौमियत का आदमी कोई इंटरफेयर ही नहीं करता, वो तफरीह लेता है बैठ के पीछे, देता है कि वहाँ लड़ने दो, ये आपस में एक दूसरे को खा जाएंगे एक दिन। बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब। इसके साथ ही नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता जा रहा है, और आपको आरिफ सिद्दीकी साहब दोबारा जहमत देंगे। आने वाले वक्त बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी नाम भी पॉलिटिकल पार्टी का डिसाइड होगा कि कौन किसकी पार्टी का वज़ीर आज़म बनता है, क्या होता है, और आगे भी हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आरिफ सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बस ये देख लीजिएगा आप कि एट द एंड जो है वो आएगा यूनिकैमरल निजाम। तो हाँ, ताकि बच्चे जब ये देखेंगे ना अपनी आंखों के सामने होते हुए, तो फिर उनको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। फिर उनको बात समझ में आएगी कि नहीं, आरिफ भाई ने या IPMSO के साथियों ने जो अपनी रिपोर्ट बना के रखी थी वो सही थी। वो सही थी। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, हमारे दरमियान में आरिफ सिद्दीकी साहब थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। हमने आपको जनवरी 28 को जो इन्होंने प्रोग्राम किया था, जो बातें बताई थी, वो कितनी सच हुई, और आपने देख लिया कि जो जो बातें आरिफ सिद्दीकी साहब ने कही थी वो आपके बिल्कुल सामने आया है बिल्कुल, और उनकी बातें आपने सुनी होंगी। मैं फिर अपने प्रोग्राम की तवज्जो से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान साहब के हामी हों, अल्ताफ़ हुसैन साहब के हामी हों, आफाक अहमद साहब के हों, नवाज़ शरीफ साहब के हों, पीपल्स पार्टी के हों, कोई भी हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके मुल्क को चलाने वाले चला रहे हैं, आप आपस में लड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। और जिसका माइंड सेट है वो माइंड सेट ही रहेगा, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। ये मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है, इस मुल्क के लोग बहुत खूबसूरत हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, अपने लोगों की कदर कीजिए। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।